बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्टेब्लिशमेंट के बाद परवेज़ इलाही के हाथों इमरान खान साहब की दुर्गत बन रही है। उन्हें समझ नहीं आ रही है क्या होगा। मुश्किल हालात का सामना है। पार्टी चेयरमैनशिप भी उनके हाथ से जा रही है और अपनी पार्टी में नए नए उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स तो पहले ही मौजूद हैं। यू टर्न पे यू टर्न चल रहा है। अब साइफ़र की तहकीकात से भी भाग रहे हैं इमरान खान साहब। और इकॉनमी के फ्रंट पर क्या हो रहा है, कोई अच्छी खबर है या सिर्फ बुरी खबरें ही चल रही हैं। तो परवेज़ इलाही साहब के हाथों इमरान खान साहब की दुर्गत बन रही है। वो जो काम इस्टेब्लिशमेंट के हाथों शुरू हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट के एक पॉलिटिकल होने से इमरान खान साहब का जब इक़्तिदार डोलना शुरू हुआ और फिर इक़्तिदार के ईवानों से उनकी रुखसती हुई, तो अब वो मरहला आ गया कि उनकी मज़ीद क्लास जो है वो परवेज़ इलाही साहब के हाथों हो रही है। वही परवेज़ इलाही जिन्हें उन्होंने वज़ीर आला बनाया, लेकिन वो एतराफ़ करते थे कि मैंने मजबूरन बनाया है, ब्लैकमेल होकर बनाया है। वही परवेज़ इलाही जिन्होंने बताया था कि इनकी नैपियाँ कौन बदलता था, वो नैपियाँ अब परवेज़ इलाही खुद ही चौराहे में खोल रहे हैं, उनकी खोल कर दिखा रहे हैं कि उनको क्या हालात हैं इमरान खान साहब के। तो वो बता रहे हैं कि बाजवा साहब जिनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब कैंपेन चला रहे थे, वो उन्होंने हमें सीधा रास्ता दिखाया। अल्लाह ने करम किया और बाजवा साहब के ज़रिए हमें सीधा रास्ता मिला और बाजवा साहब ने हमें कहा कि इमरान खान साहब के साथ रहें। यानी एक तरफ तो वो ये बज़ाहिर तो बाजवा साहब की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दो काम कर रहे हैं। वो ये कि फ़ौज का जो ए पॉलिटिकल वाला बयानिया था वो नहीं था, बाजवा साहब कम अज़ कम ए पॉलिटिकल नहीं थे, वो डबल गेम कर रहे थे। और बी ये कि बाजवा साहब के बारे में जो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ थे, वो उस बयानिए को उन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नहीं थे। उन्होंने तो हमें साथ रखा हुआ था, उन्होंने तो पंजाब में हुकूमत बनवा दी। और मसला ये है कि अब इमरान खान साहब और चौधरी परवेज़ इलाही की जंग में नुकसान होगा दो लोगों का, फैज़ साहब और बाजवा साहब। इमरान खान साहब फैज़ साहब के फेवर करते हैं और वो तमाम मलबा जो है बाजवा साहब पे डालना चाहते हैं। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने मलबा डाल दिया है फैज़ साहब पर और वो रेस्क्यू करना चाह रहे हैं बाजवा साहब को। तो उन्होंने तो कहा कि जो बुज़दार साहब हैं वो फैज़ साहब की सिलेक्शन थी। मतलब अगेन वो डबल गेम वाला। एक तरफ खबरें ये आती थी कि फ़ौज नाराज़ है और फ़ौज चाहती है कि बुज़दार साहब को तब्दील कर दिया जाए, गवर्नेंस नहीं है, पंजाब में हालात ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो यही बता रहे हैं कि फैज़ साहब ने जो है बुज़दार साहब को लेकर आए थे, उनकी चॉइस थी फैज़ साहब, तो बुज़दार साहब जो है फैज़ साहब की। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ उन्होंने इमरान खान साहब के मज़ीद कई जो ख्वाब थे वो चकनाचूर कर दिए हैं। फौरी तौर पे असम्बली तोड़ने वाला जो बार बार इमरान खान साहब कहते हैं ना कि मुझे तो उन्होंने कहा कि आपका एक ऑर्डर आएगा और हम असम्बली तोड़ देंगे। अच्छा, और वो खुद भी यही कहते थे। मुनस इलाही साहब के ट्वीट मौजूद हैं और परवेज़ इलाही साहब का अपना बयान मौजूद है कि जैसे ही इमरान खान साहब हमें हुक्म देंगे हम असम्बली तोड़ देंगे, ये उनकी अमानत है। लेकिन इमरान खान साहब की अपनी जो प्लानिंग है, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो ऐसी साबित हुई कि उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को मजबूर कर दिया, बल्कि इदारों को मजबूर कर दिया। फ़ौज ए पॉलिटिकल हो चुकी थी, मतलब वो कह रहे थे कि हम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रख रहे, हम नहीं इन्वॉल्व हो रहे। लेकिन उसके बाद फिर खबरें आनी शुरू हुई 2 दिन पहले कि DG ISI शायद लाहौर आए हैं और उन्होंने परवेज़ इलाही से मुलाकात की है। अच्छा, ये बात ज़ाहिर है ख़बरों की हद तक थी, अफवाहों की हद तक थी, इसकी वेरिफिकेशन तो कोई नहीं, किसी ने भी नहीं करनी थी। लेकिन फिर जब परवेज़ इलाही साहब ने अपने इंटरव्यू में जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा हाँ हुई है। अच्छा, नाम जब उनसे पूछा गया कि क्या वो DG ISI थे, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। उनका ऐसी बातों का जवाब नहीं दिया जाता, ऐसी बातें नहीं की जाती। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये इस तासुर को बरकरार रखा कि हाँ DG ISI से मुलाकात हुई है। तो लेकिन ये है कि उस मुलाकात के बाद परवेज़ इलाही की टोन बिल्कुल बदल गई। वो जो कह रहे थे कि ये तो अमानत है, पंजाब असम्बली जब कहेंगे इमरान खान साहब हम असम्बली तोड़ देंगे, उन्होंने TV पर बैठ के इंटरव्यू में कह दिया, उन्होंने कहा जी 4 महीने तक तो कोई चांस ही नहीं है, इलेक्शन को भूल जाए। और बल्कि अक्टूबर के बाद भी, अगले साल अक्टूबर में जब इलेक्शन का टाइम है, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद भी मज़ीद ताख़ीर भी हो सकती है इलेक्शन में। यानी इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर उनकी तरफ से, परवेज़ इलाही साहब की तरफ से नहीं है। तो इमरान खान साहब ने कल फिर दोबारा अपनी पार्टी के रहनुमाओं का इजलास बुलाया हुआ था इसी मसले को देखने के लिए कि क्या किया जा सकता है, पंजाब में कैसे आगे चलें। उनके पास ऑप्शंस महदूद होती जा रही हैं, उनके पास अब ऑप्शंस नहीं बचे हैं। उन्होंने खैर वो कोशिश की है, फवाद चौधरी साहब को भिजवाया परवेज़ इलाही साहब के घर के, जाएँ ज़रा बात करके आएँ, देखें क्या करते हैं। परवेज़ इलाही साहब ने उनके साथ फ़ोटोशूट ज़रूर किया, दोनों बाप बेटा ने, परवेज़ इलाही और मुनस इलाही उनके साथ बैठे हैं, तस्वीरें बनी। और उसके बाद ख़बरों के मुताबिक जो ज़राए कह रहे हैं वो ये है
कि परवेज़ इलाही साहब उठे, उन्होंने कहा जी मुझे काम है, आप मोनस इलाही से डिस्कशन कर लें। तो ये दोनों बाप बेटा यहाँ भी डबल गेम हो रही है कि वो कैसे चलाएंगे। बेटा तो जाहिर है वो थोड़ा सा उनके साथ है ना, इमरान खान साहब के साथ, वो तो कहता है कि इमरान खान साहब भी लीडर हैं, लेकिन टोन उसने भी बदल लिया। उसी ने ये शुरू किया था ये स्टेटमेंट के बाजवा साहब ने हमें कहा था कि इमरान खान साहब के साथ रहें, तो वो वहाँ से जो चले थे वो सिलसिला चल पड़ा है। अब इमरान खान साहब के पास फेस सेविंग के लिए भी कुछ नहीं बचा है। इस इशू पे ना इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं, ना उनकी पार्टी के दीगर लीडर्स, बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो और ही कमाल कर दिया ना, अपनी मुकम्मल शिकस्त का एतराफ़ है कि हम इदारों के साथ महाज आराई नहीं चाहते। ओ भाई, आपके कप्तान साहब खड़े होकर गालियाँ निकालते थे, वो आर्मी चीफ को गद्दार और मीर जाफ़र और मीर सादिक और हलाकू खान कहते थे, वो डीजी सी के ख़िलाफ़ कत्ल का इल्ज़ाम लगाते थे नाम लेकर कि उन्होंने मेरे कत्ल की साजिश की। वो आपके शहबाज गिल साहब बताते थे कि ब्रिगेडियर रैंक तक के लोग इमरान खान साहब के हक़ में और बाकी ख़िलाफ़ हैं, मतलब वो उनको लड़ाना चाह रहे थे। और महाजराई क्या होती है? आपके आज़म सवाती साहब की जो बातें हैं, आप लोगों ने तो महाजराई की कोई कसर ही नहीं छोड़ी। हुआ ये है कि ये 2 दिन में आपको दिन में तारे नज़र आ गए हैं, बल्कि हाँ 2-3 दिन, अभी कितना 29 से आज तक कितने दिन गुजरे हैं? 6 दिन गुजरे हैं, अभी 7 दिन गुजरे हैं। तो ये 6-7 दिनों में आपको तारे नज़र आ गए हैं। जब वो साया हटा है ना, पीछे हाथ उठ गया ऊपर से, जो इस्टेब्लिशमेंट से या कहीं इदारों में, जो इमरान खान साहब बड़े फ़ख्र से बताते थे कि मुझे इदारों के अंदर से खबरें आती हैं, एजेंसीज़ के अंदर से खबरें आती हैं, मेरे ताल्लुकात हैं, मैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ तो इसलिए मेरे ताल्लुकात हैं। तो वो ताल्लुकात कहाँ गए? अब क्यों नहीं खबरें आ रही? अब तो खबरें सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं कि खान साहब ये भी गया वो भी गया, पार्टी के लोग अपने साथ नहीं हैं, बड़े बड़े लीडर इनकारी हैं, परवेज़ इलाही साहब ने छुट्टी करा दी हुई है, MPs असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है। वो कहते हैं हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, किस बेस पर करेंगे। जब उन्हें नज़र आ गया ना कि अब तो वो जो शेल्टर था, वो जो RTS बिठा देना और 72 घंटे तक रिज़ल्ट्स का अनाउंस ना करना अपनी मर्ज़ी से, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। इमरान खान साहब की वो चीज़ें सारी ख़त्म होती जा रही हैं। ले दे के पार्टी लीडरशिप है, उसके ख़िलाफ़ भी आगाज़ हो गया कार्रवाई का। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया कि इमरान खान साहब की पार्टी लीडरशिप ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि वो डिक्लेयर हो गए हैं तोशाखाना केस में मुजरिम। तो उसके बाद अब 13 दिसंबर उन्होंने तारीख रख लिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपना प्रोसेस शुरू कर देना है। तो इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि पार्टी चेयरमैनशिप भी गई। अच्छा, वैसे इसमें 2 लोग बड़े खुश हो रहे होंगे, एक हैं शाह महमूद कुरैशी साहब और दूसरे हैं असद उमर साहब। ये दोनों स्ट्रॉन्ग मोस्ट कैंडिडेट हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, फवाद चौधरी साहब सोचते होंगे उन्हीं का दाव लग जाए, और भी पार्टी में कई लोग होंगे जो समझते होंगे कि हम, परवेज़ खटक साहब अपनी तरफ से बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन बार ये दोनों तो वाइस चेयरमैन हैं और दोनों इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि जो ही इमरान खान साहब फारिग हों हम पार्टी के चेयरमैन होंगे, और फिर मुमकिन है ना कहीं थोड़ी बहुत जो उनको शेयर मिलेगा वो पार्टी को लीड तो कर रहे होंगे ना। तो वो एंगल इमरान खान साहब के लिए खौफ का बायस है। उन्हें नज़र आ रहा है कि उनकी पोजीशन क्या होती जा रही है, कहाँ जा रहे हैं वो, ये उनके लिए परेशानी का बायस है। कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। और असद उमर साहब के ख़िलाफ़ भी वो तौहीन अदालत वाला केस जो है 26 नवंबर वाला, वो भी चल रहा है। 6 दिसंबर को उसकी भी हेयरिंग है, उसके लिए भी बुलाया हुआ है। तो वो सारे केसेस, तौहीन अदालत केस, तोशाखाना केस, उसके बाद फ़ॉरेन फंडिंग केस, उसके बाद मलिक रियाज साहब वाला केसेस मौजूद हैं। सज़ाएँ, नाअहलियाँ, जेल और पता नहीं क्या क्या भी तो देखना पड़ेगा। असल मसला ये है कि मुल्क की जो मईशत है, इकॉनमी का जो हाल है, वो बड़ा दगरगों है। उसके हवाले से सब परेशान है। मतलब परवेज़ इलाही की वजारत आला शायद चलती रहे। आज वैसे तो कल वो भी हो गया है कि आसिफ जरदारी साहब पहुंच गए थे चौधरी शुजात साहब से मिलने। वो भी जोड़ तोड़ चलता रहेगा ना कि ऑल्टरनेट देखे जाएंगे कि कहाँ हैं। अगरचे काफ़ी हद तक इस बात पर इत्तफाक है कि परवेज़ इलाही साहब अगर अच्छे तरीके से चलते रहे, जिस तरह वो बन गए हैं इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बयान देकर जिस तरह वो अच्छे बच्चे बन के दिखा रहे हैं, मुमकिन है उनको कंटिन्यू करा लिया जाए। और बल्कि इसका वो मुझे ख्याल आया, हम हफ्ते वाले दिन मिले थे हमज़ा शहबाज से, तो हम 4-5 लोग थे, 4 दोस्त थे जो उनसे मिले। तो उसमें उन्होंने उनसे ये सवाल भी किया गया कि क्या आप परवेज़ इलाही साहब को एज एन ऑप्शन अडॉप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उनका सियासत में तमाम दरवाजे खुले रहते हैं, लेकिन असल मसला जो था, उनकी जो परेशानी थी वो इकॉनमी पर थी। वो वाकई इकॉनमी के हवाले से परेशान है। उनका कहना ये था कि ये हुकूमतें बनना, आना जाना, ये सब कुछ चलता रहेगा। असल मसला इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल है, पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला है कि वो कहाँ खड़े हैं।
हमने जितने जो पे बैक करने हैं, लोन्स पे बैक करने हैं, हमारे अपने रिजर्व्स की जो पोजीशन है, हमारी जो महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब रोज़ बयान दे देते हैं, अब वो जो है हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, उनके अपने बयानात आ जाते हैं कि जनाब पैसे ही नहीं है बैंकों में, तो रखेंगे कहाँ। वो जो सूद वाले इशू पे जब उनसे सवाल किया गया कि किन बैंकों में, इस्लामी बैंकों में रखेंगे पैसे, उनका पैसे है ही नहीं। तो वाकई पैसे नहीं है। पाकिस्तान को एक सीरियस क्राइसिस का सामना है इकॉनमी के फ्रंट पे। हाँ, उस पर उनका कहना ही है कि हम बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं, दोस्त ममालिक से मिल रहे हैं, कहाँ से पैसे आने की उम्मीद है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। दूसरा, एक थोड़ी सी अच्छी खबर यह है कि रूस से सस्ता तेल जो है वो मिलने के इम्कानात हैं। इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो तो इस पर बातें बनाते ही रहते हैं कि हमने पता नहीं क्या, बातचीत भी नहीं हुई थी, था ही नहीं, ये इशू ही नहीं था। ये तो बाद में उन्हें ख्याल आया कि ये भी बेचा जा सकता है। लेकिन अब वाकई हमारी बातचीत इस मरहले पर है कि रूस के साथ अब बातचीत हो रही है। अगर उसमें सस्ता तेल मिल जाता है, पब्लिक तक तो पता नहीं कितना सस्ता पहुंचेगा, उन्हें क्या रिलीफ मिलेगा, हुकूमत को कुछ रिलीफ मिलना शुरू होगा। और हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, महंगाई कम करना, वो जो है हमारे सैलाब मुतासरीन है, वज़ीर ख़जाना भी उनके बारे में बात कर रहे थे। उस हवाले से उन्हें ये भी उम्मीद है कि दुनिया से कुछ पैसे शायद आ जाएंगे, कुछ चीज़ों पे हमें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ सबसे अहम चैलेंज ये है कि वो जो सैलाब मुतासरीन है उनको भी कोई सपोर्ट मिले, उनकी भी मदद की जाए, उन तक रिलीफ पहुंचना चाहिए। तो हुकूमत ने जो तमाम अपने मसाइल हैं उसको सामने रखते हुए इकॉनमी के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इलेक्शन के तो ये अगर 2 सूबों में इलेक्शन होना है तो 22 अरब रुपये चाहिए, और अगर नेशनल इलेक्शन होना है तो कोई 100 अरब रुपये तक चला जाएगा मसला सारा। तो इतने सारे पैसे, और वो होना है, आज नहीं तो कल चले, 6 महीने बाद नहीं तो 8 महीने बाद, 1 साल बाद ये काम तो होना है, इलेक्शन तो होने हैं। लेकिन बहरहाल उस वक्त तक इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मज़ीद पैसे कहाँ से आने हैं, यह हुकूमत का काम है। अवाम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत उनके लिए क्या करती है, उन्हें कहाँ रिलीफ देती है और उन्हें कहाँ सहूलत पहुँचाई जाती है। तो लेट्स सी कि हुकूमत कामयाब होती है। अगर हुकूमत कामयाब ना हुई तो कोई भी इलेक्शन हो, वो चाहे बल्दियाती इलेक्शन हो, चाहे सूबाई इलेक्शन हो, चाहे नेशनल इलेक्शन हो, वो हुकूमतों के लिए जीतना मुमकिन नहीं होता। तो चीज़ें सामने हैं, देखते हैं कि कौन कितना तेज़ दौड़ सकता है और क्या करके दिखाता है। शुक्रिया।